बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। यकीन रखता हूँ परवरदिगार ने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा होगा। कल की कुछ खबरों से मुत्तसिल आज मैंने अपडेट आपके साथ जो शेयर कर ली है ना, उसमें अहम तरीन 3 पेशरफ्त हैं जो हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं। उनके मैं पॉइंट्स आपके सामने सबसे पहले शेयर कर देता हूँ कि कल का सदारती महल का जो धमाका था ना, उसके बाद जो मिसाइल के हमले हुए थे उस ग्रीन जोन के अंदर, जिससे मुतालिक अब गालिब इम्कान ये जाहिर किया जा रहा था कि ये दरअसल अफ़गान सदर अशरफ गनी की रजीम का कोई प्लांटेड अटैक था। और लोग इसकी मिसालें दे रहे हैं सोशल मीडिया पे। वो ये दे रहे हैं कि इस पूरी नमाज के दौरान अगर जो बंदे ने हल्का सा घबराया भी नहीं है ना, तो वो सिर्फ अशरफ गनी साहब थे। हालांकि ये नेचुरल फिनोमेना है कि जब कोई मिसाइल हमला, आम पटाखे बच जाएं तो लोग कितना डर जाते हैं। इधर मिसाइल हुआ और उन्होंने हल्का से थर्राए भी नहीं, यानी पहले से ही शायद ईमान की ताकत उनके अंदर बहुत ज़्यादा थी जिसकी बिना पर वो नहीं घबराए। लेकिन बहरहाल ये मामला इस वक्त ज़ेर बहस और गर्म है। बहरहाल मैंने आपको कल की वीडियो में ही बता दिया था कि ये तमाम का तमाम जो वज़न है ना, ये तालिबान के ऊपर डाला जाएगा। वो तालिबान जिन्होंने 3 दिनों के लिए अनडिक्लेयर्ड सीज़ फायर किया हुआ है, कोई पटाखा कोई गोली नहीं चली हुई है, ठीक है जी। और ऐसे मौके पे ये 3 मिसाइल दागे जाना और एक डाले के ज़रिए, एक लोडेड गाड़ी के ज़रिए डाले जाना, ये बड़ा अचंभे की बात थी। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह दाइश ने उस हमले की, ग्रीन जोन में मिसाइल हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। तो अब ये मामला क्लियर होगा कि यह तालिबान की जानिब से नहीं था। अब दाइश ने यह जिम्मेदारी कबूल की है, तो दाइश से मुराद ये वो ही तीसरी ताकत है जो अफगानिस्तान के अमन को, आम पब्लिक को निशाना बना के या तो कभी जिम्मेदारी कबूल कर लेती है या कभी नहीं करती है। और इस बार दाइश ने अपनी जिम्मेदारी कबूल कर ली, यानी पूरे 12 से 24 घंटों तक, 12 से 18 घंटे तक पूरी दुनिया में तालिबान 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 के ऊपर इल्ज़ाम लगते रहे। इंडियन सोशल मीडिया के जो हैंडलर्स थे वो भी तालिबान पर इल्ज़ाम लगाते रहे। रात में जाके जब लोगों के ब्रेन माइंड अच्छे से डेवलप हो गए ना, तो रात कहीं जाके दाइश ने इसकी जिम्मेदारी कबूल कर ली, जो मैं अभी आपके साथ शेयर भी कर रहा हूँ। दूसरा था, मैंने आपको कल एक वीडियो शेयर की थी शाम में, वो थी अफ़गान आर्मी चीफ ना अगले हफ्ते जा रहे हैं फोर्सेस की फौजी असिस्टेंस लेने दिल्ली में। इंडिया के आर्मी चीफ से मिलेंगे, एयरलाइन से, और साथ साथ वो अजय दोवल से मिलेंगे, नेशनल जो उनके सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं। अजय दोवल से मुलाकात करेंगे, असले की एक विश लिस्ट है वो उनको देंगे। अच्छा, ये एक तरफ चल रहा है। वो असला और वो फौजी मदाद उन्होंने तालिबान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करनी है। अच्छा जी, फौजी ताकत को अपनी मज़ीद मजबूत करना है, ये भी समझ आ गई। एक खबर और रख रही है। इससे पहले कि मैं आपके पास तफसील में उस चीज़ पे जाऊं जिसके लिए मेरा मेन मुद्दा है, कि वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि रशिया ने अपनी फौजी ताकत उतार रहा नहीं है, उतार दी है। इस वक्त सेंट्रल एशिया ममालिक के अंदर कितने टैंक हैं और उसकी कैपेसिटी क्या है, और तारीख की ये सबसे बड़ी ज़मीनी गैर मुल्की ज़मीन के ऊपर ये मूवमेंट है। ये तमाम डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर करनी है। और शेयर इनसे पहले मैं आपको ये भी बता दूं, एक और ख़बर है बड़ी मज़ाक़ा खेज़, लेकिन मैं हेडलाइन की सूरत में आपके साथ वो शेयर कर लेता हूँ। वो ये है कि ईरान की शक्ल में ना, ईरान साहब एक नई ताकत है, एक नया ग्रुप है जिसको हशदुल शई के नाम से अफ़गानिस्तान में बनने जा रहा है, और तालिबान के ख़िलाफ़ इसको इस्तेमाल करना है। और ये एक बेवकूफ़ किस्म की एक स्टेटमेंट है जिसका रेफरेंस कोई ख़ास नहीं है, लेकिन बहरहाल अशरफ गनी और मगरबी दुनिया की एक और साजिश है कि ईरान को तालिबान के मद्दे मुकाबिल किया जाए। लेकिन शायद तालिबान भी इतने बेवकूफ़ नहीं है, जो पिछले हफ्ते जिनका सतंगज़ई जो मौलाना साहब हैं तालिबान की क़यादत में से, वो AAA कैटेगरी के, वो तेहरान के अंदर मौजूद हैं। अफ़गान अमन अमल के हवाले से ईरान की जानिब से उनको सरकारी दावत दी गई थी, और उसके बाद अब इस तरह की खबरें, इस महज एक बकवास है और इससे ज़्यादा नहीं है।
अच्छा, डिटेल्स की जाने पड़ता हूँ जाने से पहले रिक्वेस्ट, अगर चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन दबा दें और कमेंट्स में मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। डिटेल्स मैंने आपको बता दी सदारती महल से मुतालिक। रशियन टैंक्स हैं जी, ये अफगानिस्तान के बॉर्डर के करीब आ चुके हैं, ताजिकिस्तान में उतरे हैं और तकरीबन 18 किलोमीटर 20 किलोमीटर अफगान बॉर्डर से 20 किलोमीटर दूर हैं। ठीक है जी। सेंट्रल एशिया ममालिक की ये एक्सरसाइज है, रूस, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान की। इस एक्सरसाइज के सिलसिले में आए हैं, लेकिन यह पहली बार है कि जो एक्सरसाइज अगले महीने होनी है 5 तारीख को जाके, उस एक्सरसाइज में 5 से 10 अगस्त तक ये एक्सरसाइज होनी है सेंट्रल एशियन ममालिक की, और उज़्बेकिस्तान में होनी है। और एक महीना पहले ही इन टैंक की फौज जफर मौज को ताजिकिस्तान में उतार लिया गया है। और ना सिर्फ उतारा गया है, इसका रिकॉर्ड क्या है ये सुन ले जी। अफगान ताजिक बॉर्डर पे इसको उतारा गया है और एक्सरसाइज की डेट है दरअसल 5 से 10 अगस्त को। ताजिकिस्तान में नहीं है, उज़्बेकिस्तान में, वो भी अफगान बॉर्डर के पास है। और अगले महीने है। जो मुद्दा था, ताजिकिस्तान ने रूस को बाकायदा दावत दी थी कि हम पिछले दिनों तकरीबन 1000 से 1200 अफगान फौजी रिसीव कर चुके हैं जो भाग के आए थे जब तालिबान ने ताजिकिस्तान और अफगान बॉर्डर के ऊपर क्रॉसिंग पर कब्जा किया था। तो हमने उनको तो खैर 700-800 को तो भेज दिया था, लेकिन अब यह लग रहा है जिस स्पीड से तालिबान थर्स्ट दे रहे हैं, प्रेशर दे रहे हैं अफगानिस्तान की सरजमीन पे, उसके बाद यह लग रहा है कि रेफ्यूजीज की बहुत बड़ी तादाद सेंट्रल एशियन ममालिक के अंदर आएगी। और तालिबान के इस बढ़ते हुए कब्जे और असर रसूख और रेफ्यूजीज के हमारे मुल्क में दाखिल होने से बचाने के लिए प्लीज रशिया हमारी मदद कर ले। बाकायदा दावत दी थी जिसको रशिया ने, पुतिन ने कबूल किया था। उसको कबूल करने के बाद एक उज़्बेकिस्तान में एक्सरसाइज का अगले महीने का एक प्लान दिया गया था। और आपको यह मैं बता देता हूं, इसमें तारीख की लंबी तरीन टैंकों की यह फौज है जो गैर मुल्की जमीन पर चलकर आई है। यह आपने ध्यान में रखना। और कितना? 200 किलोमीटर। टास TASS न्यूज मेरा रेफरेंस है, वो कंफर्म कर रहा है 200 किलोमीटर गैर मुल्की जमीन पर चलकर रूसी टैंक ताजिकिस्तान पहुंचे हैं। और पहुंचने के बाद उनके क्रू मेंबर्स ने आराम नहीं किया है। अफगानिस्तान के बॉर्डर के करीब उन्होंने रूसी मिलिट्री बेस से ताजिक बेस्ड मिलिट्री बेस तक का सफर 200 किलोमीटर का तय किया है। और इस दौरान T-72 टैंक है, स्टेट ऑफ द आर्ट, पूरी दुनिया में बहुत मशहूर हैं। उनको इस दौरान उनकी प्रिपरेशन की है। और अच्छा, पूरी डिप्लॉयमेंट कैसे करनी है, एनिमी की डिप्लॉयमेंट कैसे करनी है, इसकी प्रैक्टिस करने के बाद इसको वहां डिप्लॉय किया है। प्रोटेक्टिंग कॉन्वॉयज को कैसे प्रोटेक्ट करना है ताजिकिस्तान के अंदर। अच्छा, साथ है रिपीलिंग एनिमी फायर, यानी जो दुश्मन के जो फायर आएंगे उसका कैसे मुकाबला करना है। यानी इनमें से टैंकों की कुछ तादाद उज़्बेकिस्तान उस प्रैक्टिस पर जाएगी, लेकिन ताजिकिस्तान अफगानिस्तान की जो बॉर्डर क्रॉसिंग है उसकी बाकायदा तौर पर जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी पूरी ताकत के साथ अगर किसी ने ली है तो वो सिर्फ और सिर्फ रशिया है। और रशिया इधर पहुंच चुका है। ठीक है। मजीद आपको यह भी बता दूं कि यह जो ड्रिल है ये अफगानिस्तान बॉर्डर से 20 किलोमीटर दूर होगी। 1500 फौजी इसके अंदर है, 200 टैंक और फौजी गाड़ियां इसके अंदर इस्तेमाल हो रही हैं रशिया की। ये किस बात की तरफ इशारा कर रही हैं? मैं कुछ चीजें आपके साथ बयान कर देता हूं, ये उस तरफ इशारा कर रही हैं और कमेंट्स में आपने मुझे बता देना है। ये एक क्वेश्चन छोड़े जा रहा हूं कि एक तरफ रशिया को यह समझ आ रही है कि इंडियन फौजी और इंडियन असले का इस्तेमाल करके अफगान क़यादत तालिबान के ऊपर हमलावर होगी। और ये दरअसल तालिबान के ऊपर हमलावर नहीं होगी, ये पाकिस्तान के सी पैक के ऊपर हमलावर होगी। और सी पैक का पार्ट एंड पार्सल रशिया बनने जा रहा है। जिस नए ग्रुप के अंदर रशिया शामिल हो चुका है ना, मुझे ऐसा लगता है कि रशिया अब, क्योंकि इंडिया मुकम्मल तौर पर झोली में गिरा हुआ नहीं है, लेटा हुआ भी है और सोया हुआ भी अमेरिका के, और यह रशिया को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं है। इस सिलसिले में मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये रशिया पैक करने के चक्कर में इंडियन फौज को या इंडियन
एफिलेटेड फौज को, ताकि सी पैक जो है चाइना और पुतिन के दरमियान ये बात शायद तय हो गई कि सी पैक वाला मामला उस एंड पे आपने संभालना है, इस एंड पे तो हम सिक्योरिटी संभाल ही लेंगे, क्योंकि सेंट्रल एशिया में जो असर रसूख रशिया का है ना, वो किसी भी मुल्क का नहीं है। अगर आपको कुछ और लगता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा। चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबा दें। अपना ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।